हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर का जनरल नॉलेज कवर करूंगा। इस वीडियो की खास बात यह है कि ये कंप्यूटर की बेसिक्स हैं और ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो स्टूडेंट है या कोई भी फील्ड से रिलेटेड है, तो उसको कम से कम कंप्यूटर के बारे में ये जनरल नॉलेज ज़रूर आना चाहिए। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा या जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कवर करूंगा, तो ये आपको बहुत से घंटों की एफर्ट से बचा सकता है। मींस आप को नेट से पढ़ने और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। सिर्फ आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लें और इस पूरी वीडियो को गौर से देखें। इसमें आप कई नई चीज़ें सीखेंगे, लेकिन सबसे अहम बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जो कि हर किसी को आने चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के फादर थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। अच्छा, इसके स्पेलिंग आपने ठीक याद करने हैं। CHARLES चार्ल्स बेबेज। अच्छा, इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो मैं आगे कवर करूंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इन्होंने 1833 में एक इंजन बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और उसके बाद इन्होंने एक मॉडल बनाया था। लेकिन वो मॉडल इतना एडवांस था कि उस वक्त 1800 मीन्स 19वीं सदी में, उस वक्त वो बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड थी वो अवेलेबल नहीं थी। तो इस मॉडल को बनते या डेवलप होते होते तकरीबन 110 साल का अरसा लग गया, और 110 साल के बाद जाकर पहला कंप्यूटर बना था। तो इसी वजह से हम चार्ल्स बेबेज साहब को कंप्यूटर का फादर कहते हैं, और ये बेसिकली एक मैथमेटिशियंस थे। इनकी एक स्टूडेंट भी थी, एडा। तो उसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको अगले क्वेश्चन में दूंगा, आगे कहीं पर आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने क्या ये ध्यान में रखना है, वो ये है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का फादर कौन है। तो वो है जी चार्ल्स बेबेज साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट। देखें, कोई भी वेबसाइट है, उसका जो पहला पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे आपने फर्ज करें गूगल खोला या कोई और वेबसाइट आपने नेट पर, या जैसे यूट्यूब खोली, तो उसका जो सबसे पहला पेज खुलता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं होम पेज। तो किसी भी वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज होता है वो क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। अच्छा, होम पेज जरूरी नहीं है कि ये उस वेबसाइट के बाकी पेजेस से मिलता जुलता हो। ये हो सकता है कि ये टोटली डिफरेंट हो और इस पे टोटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पेज वेबसाइट का क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब देखें, यहाँ पे उसने पूछा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगर वो आपसे पूछता ना कि सिर्फ व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक ना पूछता, तो उसका नाम था अबेकस। अबेकस को हम उर्दू में बोलते हैं गिन तारा। अबेकस को हम क्या बोलते हैं, गिन तारा। और ये कब इजाद हुई था, ये डिवाइस थी जो कि कैलकुलेटिंग या कैलकुलेशंस के लिए यूज होती थी, और ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले चाइना में इजाद हुई थी। गो इन चाइना। तो हमारा पहला कंप्यूटर कौन सा था, अबेकस। अबेकस को हम क्या बोलते हैं उर्दू में, गिन तारा। तो इसकी डेफिनेशन भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज अबेकस, तो आप कह सकते हैं कि अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो अबेकस क्या थी, पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। अच्छा, अब जो क्वेश्चन यहाँ पर था
वो था कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था हमारा ENIAC। अब देखिए ENIAC जो है ना, इसमें सबसे पहले तो आपको पता हो कि ये एक्रोनिम है। अब एक्रोनिम और एब्रीवेशन में क्या फर्क होता है वो भी देख लें। एब्रीवेशन बेसिकली ये कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एब्रीवेशन होता है और एक्रोनिम होता है। एब्रीवेशन वर्सेस एक्रोनिम, अब इन दोनों में क्या फर्क है ये गौर से देखिएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब देखें, एब्रीवेशन वो होता है जिसको हम इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, जिसको हम अलग-अलग पढ़ते हैं, वो एब्रीवेशन कहलाता है। जैसे देखें CD है, कंपैक्ट डिस्क, तो ये क्या हमारा एब्रीवेशन है। लेकिन जिसको हम इकट्ठा पढ़ सकते हैं, जैसे ENIAC है या UNIVAC है, तो इनको हम इकट्ठा पढ़ सकते हैं, तो ये एक्रोनिम्स है। अब जैसे रैम है, कंप्यूटर में जो रैम होती है, तो ये इकट्ठा पढ़ सकते हैं हम, तो ये क्या आपका एक्रोनिम या एब्रीवेशन, तो ये हमारा एक्रोनिम। तो जिसको हम इकट्ठा पढ़ लें वो एक्रोनिम, और जिसको हम इकट्ठा नहीं पढ़ सकते वो एब्रीवेशन। जैसे DVD है, ये भी हमारा एब्रीवेशन है। जैसे CPU है, इसको हम अलग-अलग पढ़ रहे हैं, C अलग, P अलग, U अलग, तो ये भी हमारा एब्रीवेशन है। अब इसमें देखें ROM है, ये हमारा क्या है, एक्रोनिम है। तो रैम रोम इनको देखें हम इकट्ठा पढ़ सकते हैं, तो ये क्या हमारा एक्रोनिम है। CD DVD CPU ये हम अलग-अलग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हमारे एब्रीवेशंस हैं। तो ENIAC देखें क्या बन गया हमारा, एक्रोनिम या एब्रीवेशन, तो ये हमारा एक्रोनिम है। अब इसमें हम देखते हैं कि E से क्या बनता है। देखें E से बनता है इलेक्ट्रॉनिक, N से न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मीन्स न्यूमेरिकल, जो कि नंबरों से रिलेटेड है। I से इंटीग्रेटर, A से यहाँ पे एंड, और C से क्या बन जाएगा, कैलकुलेटर। तो इसका पूरा एब्रीवेशन क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो आपने इसको यहां से ध्यान में रखना है। E है इलेक्ट्रॉनिक, अब इसके नाम ही इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, तो ये हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगर सिर्फ कंप्यूटर आ जाए तो वो हमारा अबेकस था। अबेकस क्या थी, अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। कब इजाद हुई थी, 3000 ईयर्स एगो। कहां पर, चाइना में। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डाटा एंड इंफॉर्मेशन। देखें ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब डाटा क्या होता है, डाटा कोई भी चीज हो सकती है। अब इसमें देखें सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये डाटा है हमारा, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। देखें ये कैसे आई इंफॉर्मेशन हमारे पास। देखें कोई भी डाटा है उसको हम यहाँ पर प्रोसेसिंग करेंगे, उसकी प्रोसेस होगा यहाँ पे। तो ये क्या आपका प्रोसेसर है। प्रोसेसर से मुराद ये है कि ये कंप्यूटर है, आप इसको CPU कह सकते हैं। तो CPU प्रोसेस करता है किसको, डाटा को, और किस में कन्वर्ट कर देता है, इंफॉर्मेशन में। तो सिंपल इंफॉर्मेशन आपने ये ध्यान में रखनी है, डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग, के प्रोसेसिंग होने के बाद
जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी? डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब डाटा क्या होता है? डाटा देखें, सिंपल सा आपको समझाता हूँ। जैसे फर्ज करें ये है 10, 20, 25, 24। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या चीज़ है, अब आपको तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि 10, 20, 25, 24 ये क्या चीज़ है। अब इसी को अगर मैं लेबल कर देता हूँ कि ये क्लास में, किसी भी क्लास में ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में, फर्ज करें मैथ कर लेते हैं, तो ये मैथ मार्क्स, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या किया, उस डाटा को यूजफुल बना दिया, ठीक है, मीन्स कि हमने उसको नेम दे दी है। तो अब क्या बन गई, ये इंफॉर्मेशन बन गई है। तो डाटा क्या होता है? डाटा वो चीज होती है जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुई होती, और प्रोसेस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज डाटा, तो आप कह सकते हैं एनी रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, इमेज, कुछ भी हो सकता है वो डाटा में, लेकिन जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो ये एग्जांपल आपने ध्यान में रखनी है कि अगर उसको कोई लेबल ना दे, अब जैसे 10, 20, 25, 24 ये क्या थे? गधे, घोड़े, मार्क्स या कोई और चीज, तो हमें पता नहीं चल रहा था। जब हमने इसको नाम दे दिया या बता दिया कि ये क्या चीज है, तो तब वो इंफॉर्मेशन बन गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब इसमें आपने क्या ध्यान में रखना है? देखें, इसमें यह होता है कि अब यहाँ पर इनपुट होती है, यहाँ पर हमारा कंप्यूटर होता है, और यहाँ से ये हमारी आउटपुट जाती है। तो जो चीज कंप्यूटर को जाए, जो कंप्यूटर में एंटर करे, ठीक है, तो वो है हमारी इनपुट डिवाइस। जो चीज कंप्यूटर को जाए वो हमारी इनपुट डिवाइस, और जो कंप्यूटर से बाहर आए वो हमारी आउटपुट डिवाइस। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को या डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे देखें आप, कीबोर्ड है, कीबोर्ड जब आप टाइप करते हैं कोई बटन, तो उसकी जो इनपुट है कहाँ जाती है? कंप्यूटर में जाती है, कंप्यूटर को जा रही है यहाँ पर। तो जो चीज कंप्यूटर को जाए या कंप्यूटर के अंदर एंटर हो वो हमारी इनपुट डिवाइस। अब जैसे माउस है, अब ये भी हम जब इसको मूव करते हैं तो ये भी कंप्यूटर के अंदर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये क्या हमारी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब उसी तरह देखें, अब स्कैनर जो है, स्कैनर में क्या होता है? हम कोई भी पेज स्कैन करते हैं और उसकी इनपुट कहाँ जाती है? कंप्यूटर में जाती है। तो जो चीज कंप्यूटर को जाए वो इनपुट, और वो डिवाइस क्या होगी? इनपुट डिवाइस होगी। अब जैसे माइक है, देखें माइक, माइक में जब हम बोलते हैं तो उसकी जो हमारी आवाज है वो कहाँ जाती है? कंप्यूटर में, तो वो भी हमारी इनपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होती है? देखिए, जो चीज कंप्यूटर से बाहर आए या आउट हो वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। अब जैसे यहाँ पे देखें, हमारी स्क्रीन है जिस पे हम आउटपुट देखते हैं, ये फर्ज करें कोई एलसीडी है या मॉनिटर है, तो ये क्या हमारी आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर से बाहर आ रही है, जो भी आउटपुट आ रही है कंप्यूटर से बाहर आ रही है, तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस। अब फर्ज करें यहाँ पे प्रिंटर है, प्रिंटर से हमारा पेज बाहर आएगा, तो ये कंप्यूटर से बाहर आ रहा है पेज, मीन्स के इसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो पेपर पर प्रिंट होके बाहर आ रही है, तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस। अच्छा, आप देखते हैं स्पीकर जो है, स्पीकर क्या है? स्पीकर भी तो हमारी आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर साउंड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कंप्यूटर से आ रहा है। तो जो चीज कंप्यूटर से बाहर है वो
आउटपुट, और जो डिवाइसेस, जिन डिवाइसेस पर वो आती है वो आउटपुट डिवाइसेस, और जिससे हम कंप्यूटर के अंदर चीज एंटर करते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लाइंट सर्वर। अब ये देखें, ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। क्लाइंट सर्वर क्या होता है? देखें, ये हमारा है क्लाइंट और ये हमारा सर्वर। देखें, यहां से जाती है रिक्वेस्ट इसको, सर्वर को, सर्वर इसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद इसका रिस्पांस भेज देता है वापिस क्लाइंट को। अब देखें, जैसे हम फर्ज करें कोई वेब पेज खोलते हैं, जैसे हमने फर्ज करें यहाँ पे खोला google.com, तो ये क्या था? बेसिकली एक सर्वर का एड्रेस था। देखिए, किसी भी पते पर जाना हो तो हमें उसके लिए एड्रेस की जरूरत होती है, किसी भी जगह जाना है तो एड्रेस की जरूरत होती है। तो ये जो सर्वर है ये इसका एड्रेस है। अब ये जो एड्रेस है इसको हम क्या बोलते हैं? URL बोलते हैं। और जब ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, और ये कर कौन रहे हैं? रिक्वेस्ट कर कौन रहा है? ये क्लाइंट कर रहा है। क्लाइंट हम हो सकते हैं। फर्ज करें जैसे हमने ब्राउजर में URL लिखा google.com, ये जाएगा सर्वर के पास। सर्वर कौन सा है? गूगल का है। तो ये उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा कि इसको चाहिए क्या है, ये प्रोसेस करेगा और वापस इसका जो रिस्पांस है वो वापस क्लाइंट को भेज देगा। क्लाइंट इसको समझेगा, इस रिस्पांस को, और जो भी इसकी आउटपुट बनती है वो डिस्प्ले कर देगा। तो आपने ध्यान में रखना है कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट होती है, सर्वर उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस होने के बाद जो रिस्पांस होता है वो क्लाइंट को भेज देता है। अब देखिए, क्लाइंट पे यहाँ पे हम यूजर बैठे हुए हैं। फर्ज करें ये हम ही है जो नेट यूज कर रहे हैं, तो हम कहाँ पर URL लिखते हैं? google.com, ब्राउजर में लिखते हैं ना। तो ब्राउजर जो है वो हमारा वेब ब्राउजर, बेसिकली ब्राउजर से मुराद है वेब ब्राउजर। जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, तो ये क्या हमारी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि ये क्लाइंट यूज कर रहा है। तो यहीं से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। तो सर्वर पर जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं। अब ब्राउजर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं? इसमें यूज होती है HTML यूज होती है, जो कि मार्कअप लैंग्वेज है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, और ये ब्राउजर के अंदर जो वेब पेजेस होते हैं ये बेसिकली टैग्स की लैंग्वेज है, जो कि ब्राउजर को समझ आती है, मींस क्लाइंट को समझ आती है। और सर्वर जो इनको प्रोसेस करता है, तो यहाँ पर ये कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं? इसमें जो सबसे मशहूर टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा यूज हो रही है वो PHP है। और भी है इसकी, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि PHP है। तो सर्वर पे PHP यूज होती है, ये लैंग्वेज है वेब की। और क्लाइंट साइड पे HTML यूज होती है और जावास्क्रिप्ट वगैरह। अच्छा, ये आपने जावास्क्रिप्ट को जावा के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जावास्क्रिप्ट और जावा में जमीन आसमान का फर्क है। इनमें उतना ही फर्क है जैसा कि एक बर्गर और एक हैमबर्गर में। ओके, उम्मीद है कि ये आपको क्लाइंट सर्वर समझ आ गया होगा कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को। रिक्वेस्ट कैसे करता है, उसको कैसे पता चलता है कि मैंने कहाँ जाना है? वो एड्रेस से पता चलता है। एड्रेस क्या होता है? URL होता है। इस एड्रेस को हम URL बोलते हैं। URL से बनता क्या है? पहले तो आप ये बताइए, एब्रीवेशन है या एक्रोनिम है? तो ये एब्रीवेशन है। क्यों? क्योंकि हम इसको अलग-अलग पढ़ रहे हैं। URL, U से यूनिफॉर्म, R से रिसोर्स और L से लोकेटर। अब ये सर्वर के पास मींस इस एड्रेस पर चला जाएगा। सर्वर इसको प्रोसेस करेगा कि मुझे से इसको क्या चाहिए क्लाइंट को। तो जो भी इसका रिस्पांस बनता है वो वापस इसको क्लाइंट को भेज देगा।
क्लाइंट वापस इसको समझेगा और इसको डिस्प्ले कर देगा। कहाँ पर करेगा? ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं तो वो HTML और जावास्क्रिप्ट वगैरह हैं। इनको हम क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज भी बोलते हैं, और जो सर्वर पर यूज़ होती हैं वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज होती हैं। अच्छा, ये PHP गूगल यूज़ नहीं करता, ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए था कि सर्वर साइड पे ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इन्वेंटेड www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब किसने इजाद किया था? तो ये थे जी टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। तो ये थे हमारे वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स इंटरनेट के इन्वेंटर। तो इनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने काफ़ी एफर्ट की थी और इनको काफ़ी ईयर्स लग गए थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बाइनरी? देखिए बाइनरी क्या होता है। सिंपल बाइनरी आपने ये ध्यान में रखना है, 0-1 को हम बाइनरी बोलते हैं। कंप्यूटर को क्या समझ आता है? सिर्फ 0-1 समझ आता है। तो बाइनरी डाटा कैसा डाटा होता है? जो 0-1 की शक्ल में हो। देखिए बाई का मतलब है 2 से मुराद ये है कि इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स यूज होंगे। कौन से? 0 और 1। और कंप्यूटर को सिर्फ यही लैंग्वेज समझ आती है, 0-1 की। तो कंप्यूटर क्या समझ सकता है? बाइनरी। इसके बाद हम देखते हैं, हाउ मेनी बिट्स आर इन 1 बाइट। अब देखें, जो डाटा होता है कंप्यूटर में, उसका जो यूनिट है वो बिट है। डाटा का यूनिट बिट। डाटा का यूनिट क्या हमारा? बिट है। अब आपको पता हो कि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं। सबसे पहले तो आपको पता हो कि एक निबल में, निबल होता है, ये भी एक इकाई है। एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान में रखना है। तो एक निबल में होती हैं 4 बिट्स होती हैं। कितनी बिट्स होती हैं? 4 बिट्स। उसके बाद है एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं। तो एक बाइट में हमारी 8 बिट्स होती हैं। उसके बाद है किलोबाइट 1 KB। तो 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं? तो ये आपने मेमोराइज करना है कि 1 किलोबाइट में 1024। देखिए किलो का मतलब 1000 होता है, तो यहाँ पर 1024 मीन्स कि ये 2 की पावर्स में चलते हैं, तो इसी वजह से 1024। तो 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं? 1024 बाइट्स। उसके बाद होता है MB 1 MB। 1 MB में कितने KB होते हैं? तो इसमें भी 1024 KB। उसके बाद अगली इकाई क्या हमारी? MB के बाद होता है GB। तो 1 GB में कितने MB आ जाएंगे? तो वो आ जाएंगे 1024 MB। तो आपने इसी सीक्वेंस में याद रखना है। 1 निबल होता है, उसके बाद 1 बाइट होता है। 1 निबल में 4 बिट्स होती हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं, 1 MB में 1024 KB होते हैं, और 1 GB में 1024 MB होते हैं। और GB के बाद क्या होता है? TB। तो 1 TB में कितने GBs होंगे? 1024 GB। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। निबल होता है, निबल के बाद बाइट होता है, बाइट के बाद KB, किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। यहाँ तक आपको पता हो तो इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज OS? OS क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता हो कि ये एब्रीवेशन है, और O से क्या बनता है? ऑपरेटिंग, और S से क्या बनता है? सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप सिंपली इसकी डेफिनेशन ध्यान में रख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर, जो कि पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। क्या करता है, पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। एंड प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट टू वर्क, और हमें काम करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसा कि देखें विंडोज है, विंडोज है, इसी तरह लिनक्स है। अब देखें इनके बगैर क्या हार्डवेयर चलता है, नहीं चलता, इनके बगैर हार्डवेयर यूजलेस है। तो आप ध्यान में रखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और पूरे सिस्टम में जो भी चीजें हो रही होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट टू वर्क। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, जैसे लिनक्स है, ये भी इसकी किस्म है, विंडोज है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स जो है और भी होता है, मैक है हमारा, मैक ओएस। अब देखिए लिनक्स जो है ये सर्वर्स पर यूज होता है ज्यादातर, क्यों, क्योंकि इसकी एक तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, और इसमें हम काम जो है फास्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट इसमें काफी फास्ट होती है। और आपने ये ध्यान में रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब आपने ये कैसे ध्यान में रखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता, तो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें और भी आ जाते हैं, जैसे ड्राइवर्स होते हैं। अब ड्राइवर के बगैर देखें हार्डवेयर काम करेगा, नहीं करेगा। तो जो सिस्टम जिस चीज पर डिपेंडेंट हो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब जैसे देखें ये विंडोज है, विंडोज के बगैर हमारा हार्डवेयर काम करेगा, नहीं करेगा, तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर भी हमारा विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर काम कर सकता है। और ये स्पेसिफिक हो सकता है, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पेंट है, तो ये सारे स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं, तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर to perform a specific task. Software is a set of instructions given to computer to perform a specific task. और इस सॉफ्टवेयर की दो टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जिसके बगैर हार्डवेयर काम नहीं करता, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके बगैर भी हार्डवेयर काम करता रहता है। जैसे देखें एमएस वर्ड है, इसके बगैर भी हमारी विंडो चलती रहती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन पहले हो गया, अगला देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कीबोर्ड। देखें ये अगर आप अपना कीबोर्ड देखें तो इसमें जो फर्स्ट रो है जिसके अंदर अल्फाबेट्स हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें QWERTY फर्स्ट रो में यहां तक ये अल्फाबेट्स आए हुए हैं। तो इसी बेस पे हम इस कीबोर्ड का फॉर्मेट जो है उसको हम कवर्टी फॉर्मेट बोलते हैं। तो कीबोर्ड का फॉर्मेट क्या होता है, कवर्टी। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कीबोर्ड, कवर्टी फॉर्मेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर कॉपी एंड पेस्ट। देखिए कॉपी हमने कोई चीज करनी है तो वहां पर उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी। कॉपी हो गया, जिस चीज को भी हम कॉपी करते हैं दूसरी जगह पर जहां लेके जाना है तो वहां पर हम पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट की कौन सी की होती है, शॉर्टकट कौन सा होता है, कंट्रोल प्लस वी। तो कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैन मैन एंड वैन। देखिए सबसे पहले तो आपको पता हो कि लैन क्या होती है। लैन ये होती है कि जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारी लैन बन जाती है। लैन से पहले बनता क्या है, सबसे पहले तो आप ये बताएं ये एक्रोनिम है या एब्रीवेशन है। तो अब देखिए हम इसको इकट्ठा पढ़ रहे हैं, लैन इस तरह तो नहीं ना पढ़ रहे LAN। अगर हम इसको इकट्ठा पढ़ सकते हैं तो ये हमारा एक्रोनिम होता है। तो लैन हमारा एक्रोनिम है। अब लैन होता क्या है, अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी छोटे एरिया पर जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो लैन कहलाती है। ये एक बिल्डिंग हो सकती है, एक स्कूल हो सकता है, या कोई भी छोटा सा एरिया जहां पर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया हो। फर्ज करें कुछ कंप्यूटर्स ऊपर वाली स्टोरी पर है और कुछ कंप्यूटर नीचे वाली स्टोरी पर है, लेकिन हमने उनको आपस में कनेक्ट कर दिया है तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लैन कहलाएगी। और ये स्मॉल एरिया के लिए होती है, लोकल एरिया के लिए। उसके बाद है हमारा मैन। मैन से एम से क्या बनता है, मेट्रोपॉलिटन, और ए से एरिया, एन से नेटवर्क। तो ये बन गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपने मेट्रोपॉलिटन न्यूज भी देखी होंगी जो कि उस एक मखसूस सिटी की होती है, एक शहर की होती है। तो अगर हम एक शहर में मौजूद लैंस को या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगा, मैन बन जाएगा। लेकिन कंप्यूटर जो है, जो लैन बनी होगी उस शहर के अंदर, उस सिटी के अंदर, वो भी आपस में कनेक्टेड होंगे ना एक छोटे से स्मॉल एरिया में, मींस एक बिल्डिंग में। जब हम उन बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे उस सिटी के अंदर तो वो मैन बन जाएगा। तो लैंस मिलकर क्या बनाती है, मैन बनता है। मैन होता है एक सिटी के अंदर। सिटी के अंदर हम जितनी भी लैंस है अगर हम उनको जोड़ देते हैं तो वो मैन कहलाता है। उसके बाद है हमारा वैन। अब वैन क्या होता है, वैन होता है कि इस दुनिया में, इस पूरी वर्ल्ड में जितने भी सिटीज हैं अगर हम उन सबको आपस में मिला लें तो वो क्या बन जाएगा, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट भी बोलते हैं। तो वैन क्या होता है हमारा, इंटरनेट। अच्छा ये जो है इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। ये जो आपस में कनेक्ट हो गया ये नेटवर्क कहलाता है। लोकल एरिया नेटवर्क है ना, तो ये जो कनेक्टेड है ये नेटवर्क है। अब इंटरनेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, आप सिंपल ध्यान में रखें, इंटरनेट इज इक्वल टू नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, किसका, नेटवर्क्स का। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट, जो कि हमारा वैन है। क्यों, क्योंकि इसमें बड़े एरिया पर, वाइड एरिया, वाइड मीन जो बहुत ज्यादा फैला हो, तो उसमें जितने कंप्यूटर होते हैं कनेक्टेड होते हैं, उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर। अच्छा ये ध्यान में रखें, ये जो पहली प्रोग्रामर थी ना, ये बेचारी लड़की थी। और ये कंसेप्ट के लड़कियों को जो है ना प्रोग्रामिंग नहीं आती, कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन क्योंकि पहली एडा ही थी जो कि पहली प्रोग्रामर थी, तो इससे ये पता चलता है कि गर्ल्स भी प्रोग्राम कर सकती हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकती हैं। अच्छा देखें, एडा जो थी ये थी चार्ल्स बेबेज साहब की स्टूडेंट थी।
जिसको ये एजाज हासिल है कि इसने कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। और इन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो ये है कि एडा और बेबिज साहब जो थे, इन दोनों ने आपस में मिलकर एक मॉडल बनाया था। वो मॉडल ये था कि हम बेसिकली, इनके पास उस वक्त 2 रुपए थे और ये चाहते थे कि हम रिसर्च करें, और इनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो इन्होंने एक मॉडल तैयार किया था। वो मॉडल ये था कि हम इन 2 रुपए से जुआ खेलेंगे, जुए से हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे और उस पैसे से हम फिर रिसर्च करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि दिन के इख्तिताम पर वो 2 रुपए भी अपने हार गए। अब इससे हमें एक सबक मिलता है। वो सबक क्या मिलता है कि हमें किसी भी गुड काज के लिए, देखिए उनकी काज क्या थी, वो रिसर्च करना चाहते थे, अच्छी काज थी, लेकिन जो वो रास्ता अख्तियार कर रहे थे वो ठीक नहीं था। तो सबक हमें ये मिला कि हमें किसी भी अच्छी काज के लिए कोई बुरा रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रोग्रामर का आपको एडा का याद होना चाहिए। ये कौन थी? बेबिज साहब की स्टूडेंट थी। बेबिज साहब कौन थे? कंप्यूटर के फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखें, ये एब्रीवेशंस एंड एक्रोनिम्स। देखें, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एब्रीवेशंस वो होते हैं जिनको हम इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, और एक्रोनिम्स जिनको हम मिलाकर पढ़ लेते हैं। जैसे पीसी है, इनको हम अलग-अलग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हमारा एब्रीवेशन है। पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी से क्या बनता है? पर्सनल उसके बाद है रैम। अब देखें, रैम क्या हमारा एक्रोनिम है, क्यों? क्योंकि हम इसको इकट्ठा पढ़ सकते हैं। रैम से क्या बनता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी को हम वोलेटाइल भी बोलते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ ले कि रैम क्या हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो उड़ जाती हो। देखिए, ऐसा ही होता है ना, अगर कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो क्या होगा? तो ये भी उड़ जाएगी। वोलेटाइल का लफ्ज़ी मतलब उड़ना होता है। उड़ना से मुराद ये है कि ख़त्म होना। तो ये मेमोरी जो है ये टेम्परेरी होती है, इसी वजह से हम इसको वोलेटाइल बोलते हैं। उसके बाद है रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, ये जो रीड ओनली, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। ओनली मीन्स सिर्फ, रीड मीन्स रीड करना, तो इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट को हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, जो कि उड़ती नहीं है, मीन्स खत्म नहीं होती। अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है तो ये खत्म नहीं होती। अब देखें, ये रोम कहाँ पर होती है? कंप्यूटर के अंदर होती है, और ये हार्डवेयर लेवल पर होती है। जैसे देखें, कंप्यूटर की सेटिंग्स वगैरह होती हैं, जो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो लोगो वगैरह HP वगैरह आता है, या अगर आप में से किसी को प्राइम मिनिस्टर साहब के लैपटॉप मिले हैं तो वहाँ पर जो चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है वो सारे रोम के ऊपर हार्डवेयर लेवल पर वो चीज़ें प्रोग्राम की होती हैं। तो हार्डवेयर लेवल पर जो चीज़ें प्रोग्राम की होती हैं वो रोम होती हैं, और क्योंकि वो परमानेंट होती है ना, ऐसे ही है। देखें, अगर आप कोई नई विंडो कर देते हैं या आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नया इंस्टॉल कर देते हैं तो उसको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो हार्डवेयर लेवल पर होता है। नेक्स्ट है हमारा CPU। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, और U से यूनिट। अच्छा, CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं।
कंप्यूटर का ब्रेन भी इसी को बोलते हैं और प्रोसेसर भी हम इसी को बोलते हैं। तो इसमें आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, ये प्रोसेसर भी कहलाता है। उसके बाद अगला है हमारा CD, ये हमारा एब्रीविएशन है, C से कम्पैक्ट और D से डिस्क। CD से क्या बना, कम्पैक्ट डिस्क। DVD से क्या बना, डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल और वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल और वीडियो डिस्क। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD जो हम यूज करते हैं तो वो हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है हमारा DOS। DOS क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखें, ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पहले समझा दी है। अब DOS क्या था, देखें जब कंप्यूटर शुरू में आया था तो तब DOS होता था। DOS मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था, इसमें सिर्फ कमांड्स ही होती थी, जो भी काम हम करते थे, कोई GUI नहीं होता था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे ये हमारा डेस्कटॉप है, इसके ऊपर आइकन्स हैं, फोल्डर्स हैं, तो वहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, सिर्फ जो भी काम करना है आपने वो कमांड्स के जरिए हुआ करती थी। तो DOS क्या हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो इसके बगैर हमारा हार्डवेयर नहीं रन हो सकता। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद है IP। IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, ये क्या होता है, ये जो भी हमारा एड्रेस होता है, जैसे google.com है, facebook.com है, या हमारा जो लोकल होस्ट का एड्रेस होता है वो ये होता है 127.0.0.1, या किसी भी सर्वर का जो एड्रेस है वो इस शक्ल में होता है। लेकिन क्योंकि इस शक्ल में याद रखना बहुत मुश्किल होता है तो इसको वापस चेंज किया जाता है। जो नेम होता है, देखें ये काम कैसे करता है, इसमें DNS होता है, डोमेन नेमिंग सर्वर। देखें ये क्या करता है, अब ये ब्राउजर है, ब्राउजर से आपने कोई रिक्वेस्ट की, जैसे फर्ज करें आपने कोई पेज खोला google.com या आपने facebook.com खोला, तो यहाँ पर ये DNS सर्वर होता है। ये क्या करता है, इसके अगेंस्ट जाकर यहाँ पर इसने ये पूरी लिस्ट मेंटेन की होती है कि इसका IP एड्रेस क्या है, मीन्स उसको वो उसका जो नेम होता है उसको ये कन्वर्ट करता है, मीन्स के उसको जो उसकी जो ये शक्ल होती है IP में ये गेट करता है वहां से। ये कौन करता है, ये DNS करता है। हम नेम क्यों देते हैं, क्योंकि इस शक्ल में चीजें याद रखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे देखें 231.45.38.269 और इसके 4 हिस्से होते हैं। बेसिकली इसको हम IPv वर्जन 4। IP की 2 टाइप्स हैं, IP वर्जन 4 है और वर्जन 6। वर्जन 4 में क्या होता है, 4 डॉट्स होते हैं, मीन्स के उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। अब ये कैसे किया होता है और क्यों किया होता है ये हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगला है हमारा USB, यूज से यूनिवर्सल, S से सीरियल और B से बस, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। देखिए इसके अंदर कोई भी हार्डवेयर लग सकता है,
यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। तो ये हमारा क्या था, एब्रीवेशन था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करा देता हूँ। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी होती है और वोलेटाइल होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये हार्डवेयर लेवल पर होती है और ये नॉन वोलेटाइल होती है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं और ये कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहलाता है। सीडी कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज फर्मवेयर। देखिए फर्मवेयर को आप सिंपल सा ये बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। अब देखें ये क्या होता है, ये हार्डवेयर लेवल पर होता है। जैसे देखें आपका मोबाइल है, उसमें एंड्रॉयड है, तो ये एंड्रॉयड क्या है, हमारा फर्मवेयर है। क्यों? क्योंकि ये पूरा हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है और हार्डवेयर को चला रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर है, ये पूरे मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्मवेयर बोलेंगे। ये कहाँ पर स्टोर होता है, ये हार्डवेयर लेवल पर स्टोर होता है। और ये कब तक रहता है, जब तक उस चीज की पूरी लाइफ टाइम है। तो लाइफ टाइम के लिए ये उसके अंदर रहता है। तो फर्मवेयर को आप सिंपल कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर कंप्यूटर जनरेशंस। बेसिकली हमारी 5 जनरेशंस होती हैं। इसको मैं डिटेल के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप समझते हैं कि आपने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं इसमें, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आपको कोई चीज़ समझ नहीं है या आप उसके बारे में और समझना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर कंप्यूटर के बारे में वीडियो चाहते हैं, तो वो मैं आपके लिए बना सकता हूं। तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।